तो टॉपिक क्या था? टॉपिक जो था वो तरंग था, ठीक है। और तरंग जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। पहला यांत्रिक तरंग, पहला क्या था? यांत्रिक तरंग, ठीक है। और दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। तरंग कितने प्रकार के होते हैं? तो तरंग होते हैं दो प्रकार के, पहला यांत्रिक, दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग में हम लोग क्या क्या देखे? ध्वनि और के बारे में जान रहे थे, ठीक है। तो इसको रिकॉल करते हैं फिर से। यांत्रिक तरंग को देखते हैं, ठीक है। यांत्रिक तरंग को जो है, इसे चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ता था, ठीक है, माध्यम की जरूरत पड़ता था। और यांत्रिक तरंग कैसी तरंग है? तो अनुप्रस्थ भी है, ठीक है, और अनुदैर्ध्य भी है, ठीक है। अनुप्रस्थ में 2 कंडीशन को फॉलो करता है, अनुदैर्ध्य में 3 कंडीशन को फॉलो करता था, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर ध्वनि पूछा जाए कि ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्ध्य तरंग है, तो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है हम अनुदैर्ध्य तरंग लगा के चले आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंग जो है ये 3 कंडीशन को फॉलो करता है। जिसके पास बोटिंग ज़्यादा रहेगा उसी को ना हम लोग चुनते हैं, ठीक है। तो वही हिसाब से अनुदैर्ध्य तरंग जो है ये 3 कंडीशन को फॉलो करता है, और अनुप्रस्थ तरंग जो है ये 2 कंडीशन को फॉलो करता है। ओके, तो समझते हैं ध्यान से। तो अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग में ये जो ध्वनि होता है, ठीक है, ध्वनि इसमें दर्शाते थे तो V0 से दर्शाते थे। किसे दर्शाते थे? तो V0 से हम लोग ध्वनि को दर्शाते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 330 मीटर पर सेकंड होती है। किसमें? हवा में। ओके, और ध्वनि को चाल को किसने नापा था? तो लपलॉक्स नाम का वैज्ञानिक नापा था, ठीक है। लपलॉक्स नाम का वैज्ञानिक नापा था, तो हम पढ़ लिए थे। ओके, और ध्वनि के कुछ कंडीशन था। कंडीशन क्या क्या था? तो अगर ध्वनि की चाल तो V0 से हम नापते हैं। अगर ध्वनि वस्तु की चाल से ज़्यादा है, ठीक है, अगर ध्वनि वस्तु की चाल से ज़्यादा, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया वस्तु की चाल से, तो ई कंडीशन को क्या बोलते थे हम? इसे बोलते थे सबसोनिक। क्या बोलते थे? सबसोनिक बोलते थे इसे, ठीक है। अब जो है वस्तु की चाल, अब वस्तु की चाल जो है ज़्यादा है, किससे? तो ध्वनि से, ठीक है। ध्वनि को हम V0 से नापते हैं ना, लिख ही देते हैं। ओके, ध्वनि को हम V0 से दर्शाते हैं। अब जो है वस्तु की चाल ज़्यादा है और ध्वनि की चाल कम है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं सुपरसोनिक। क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो है वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से 5 गुना ज़्यादा है, तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं हाइपरसोनिक, ठीक है। क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक। वस्तु की चाल जो है ध्वनि की चाल से 5 गुना ज़्यादा है, ठीक है। कितना है? 5 गुना ज़्यादा है, ज़्यादा। इसे क्या बोलते हैं? इसे हाइपरसोनिक बोलते थे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सुपरसोनिक में कौन आते थे? मिसाइल आते थे ना, मिसाइल आते थे, फाइटर जेट आते थे, ठीक है। इस सब में जो है, जैसे कि अग्नि 5 ले लीजिए, ठीक है। अग्नि 5 किस में आएंगे? तो हाइपरसोनिक के अंतर्गत आएंगे। अग्नि 5 जो मिसाइल होता है, ये सब किसी के अंतर्गत आएंगे? तो हाइपरसोनिक के अंतर्गत आएंगे। तो ये सब क्या था, हम देख लिए थे ये सब चीज़ को, ठीक है। अब समझते हैं ध्यान से। ध्वनि की चाल को किससे नापते हैं? तो ध्वनि की चाल को नापते थे हम लोग, किससे नापते थे? ध्वनि की चाल को किससे नापते थे? तो मैक संख्या से नापते थे, मैक संख्या से नापते थे, ठीक है। अब मैक संख्या क्या होता है तो समझिए। वस्तु की चाल, ठीक है, वस्तु की चाल 660 है, ठीक है। और ध्वनि की चाल जो है कितना है? तो ध्वनि की चाल 330 है, 330 है, ठीक है। अब देखिए मैक संख्या से कैसे लिख लेगा, कितना मैक संख्या लिख लेगा? इसको जब काटेंगे ना तो 2 बार में कट जाएगा। तो 2 जो मेरा निकला ये क्या निकला? ये मेरा मैक संख्या निकला। क्या निकला? तो मैक संख्या निकला, ठीक है।
उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये मेरा मैक्स संख्या निकल गया। ओके, अब समझते हैं ध्यान से, ध्वनि को प्रभावित कौन कौन करता था। ठीक है, तो ध्वनि प्रभावित जो होता है, हम प्रभावित होंगे। ठीक है, एक बार आंधी आ जाएगा, प्रभावित होकर गिर जाएंगे, ये ना हुआ। तो उसी अकॉर्डिंग हम ध्वनि को जानते हैं कि ध्वनि साउंड। ठीक है, साउंड जो है किससे किससे प्रभावित होता है और किससे नहीं होता है। ध्वनि मतलब साउंड प्रभावित। ध्वनि पे दाब बढ़ाएंगे, दाब डालेंगे तो क्या प्रभावित होगा? ये नहीं होगा। ओके, ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पे प्रभावित होगा? हाँ होगा। मतलब क्या होगा? तो ताप बढ़ाने पे ध्वनि की चाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्वनि की चाल जो है साउंड ये बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ताप बढ़ाने से क्या होगा? ध्वनि की चाल जो है बढ़ जाएगा। मतलब ये सीधा प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? ये सीधा प्रभाव पड़ता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है आर्द्रता मतलब क्या होता है? नमी बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस पे सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नमी या आर्द्रता दोनों एक ही वर्ड है। इसको जब बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब ये सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या होगा? ध्वनि की चाल बढ़ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या देखते हैं? तो अब हम देखते हैं अनुभार से क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम क्या बोले थे, हाइड्रोजन का अनुभार कम होता है और ऑक्सीजन का अनुभार जो है वो ज़्यादा होता है, 32 होता है लगभग। तो जिसका अनुभार कम होगा उसमें ध्वनि की चाल क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है हाइड्रोजन। जिसका अनुभार कम उसमें ध्वनि की चाल ज़्यादा। मतलब जो भी हल्की गैस होगा, ठीक है, जो भी हल्का गैस होगा उसमें ध्वनि की चाल बढ़ेगा। ठीक है, मतलब इसके उल्टा प्रभाव पड़ता है। अनुभार पे क्या पड़ता है? उल्टा प्रभाव पड़ता है। अनुभार पे क्या पड़ता है? तो उल्टा प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है? तो अनुभार अगर ज़्यादा होगा तो ध्वनि कम हो जाएगा। अनुभार ज़्यादा होगा तो ध्वनि कम हो जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन का अनुभार कितना होता था? ठीक है, 0 होता था। उसके बाद फिर ऑक्सीजन का अनुभार कितना होता था? 32 होता था। तो इसका अनुभार अगर ज़्यादा है तो इसमें ध्वनि की चाल कम होगी, इसका अनुभार कम है तो इसमें ध्वनि की चाल ज़्यादा होगी। मतलब कि उल्टा प्रभाव पड़ता था। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया आप लोग को। अब क्या देखने वाले हैं हम लोग? ध्वनि की विशेषता के बारे में हम लोग जानने वाले थे। ठीक है, तो ध्वनि की विशेषता ठीक है, ध्वनि की विशेषता में क्या क्या जाने, हम क्या क्या देखे थे? ध्वनि की तीव्रता देखे थे, ध्वनि की तीक्ष्णता देखे थे, ध्वनि की गुणता देखे थे। ठीक है, ये तीनों चीज़ देखे थे। पहला क्या देखे थे? ध्वनि की तीव्रता देखे थे, ठीक है। और दूसरा क्या देखे थे? तो दूसरा देखे थे तीक्ष्णता। क्या देखे थे? तीक्ष्णता देखे थे। ठीक है, और तीसरा क्या देखे थे? तो गुणता देखे थे, ठीक है। तीव्रता, अब देखिए तीव्रता जो था इस पे कैसा प्रभाव पड़ता था? ठीक है, तीव्रता पे कैसा प्रभाव पड़ता था? तो तीव्रता बढ़ाने से ध्वनि की चाल भी बढ़ जाता था। ठीक है, डेंसिटी, तीव्रता मतलब क्या हो गया? डेंसिटी बढ़ाएंगे तो ध्वनि पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ाएंगे तो ध्वनि की तीव्रता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा? सीधा प्रभाव पड़ता था। ठीक है, और तीक्ष्णता पे कैसा प्रभाव पड़ता था? तीक्ष्णता पे उल्टा प्रभाव पड़ता था। कैसा पड़ता था? उल्टा प्रभाव पड़ता था। तीव्रता बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगा। ठीक है, चाल भी बढ़ेगा। और तीव्रता को किससे नापते थे? तो डेसिमल से नापते थे। ओके, तीक्ष्णता मतलब पिच हो गया। पिच अगर बढ़ाते थे तो इसमें ध्वनि मोटी हो जाती थी कि पतली? पिच मतलब तीक्ष्णता अगर बढ़ाएंगे तो ध्वनि मोटी होगा या पतली? तो ध्वनि जो होगा वो कैसा हो जाएगा? पतला, मतलब उल्टा प्रभाव पड़ता था। ठीक है, आप बताइए कि लड़की का
तीक्ष्णता ज़्यादा होता है या लड़का का? तो आप बोलेंगे लड़की का। ठीक है, लड़की का तीक्ष्णता जो है पिच उसमें ज़्यादा होता है, इसलिए उसका ध्वनि जो है साउंड वो कैसा होता है? पतला होता है। ओके, और हम लोग का जो तीक्ष्णता होता है वो कैसा होता है? तो वह होता है कम। कैसा होता है? कम, इसलिए हम लोग का ध्वनि निकलता है मोटा। ओके, तो कैसा प्रभाव पड़ता है? उल्टा प्रभाव पड़ता है। ओके, तो बढ़ाएंगे तीक्ष्णता, अगर बढ़ाएंगे तो ध्वनि मोटी होगी पतली, तो ध्वनि कैसी होगी? तो पतला। कैसा होगा? पतला। ठीक है, और अगर घटाएंगे तीक्ष्णता, अगर घटाए तो कैसा हो जाएगा ध्वनि? मोटा। कैसा हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, गुणता भी देखे थे ना हम ना, तो गुणता क्या डिसाइड करता है? गुणता जो है अंतर बताता है। अंतर, लड़का लड़की ये सब क्या है? अंतर बताता है। जैसे कि लड़का, अगर कोई लड़का आपके बगल में खड़ा होकर बात कर रहा है, या फिर दीवार के उस साइड, अगर यहाँ दीवार खड़ा हुआ है, यहाँ दीवार है और दीवार के उस साइड तो हम देख नहीं सकते हैं, तो वहाँ कोई लड़का और लड़की बात कर रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि एक लड़का है एक लड़की है। ठीक है, समझिए। अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो मुझे अभी कोई आवाज़ देगा, अब मुझे कोई आवाज़ देगा या आवाज़ देगी, मम्मी आवाज़ देगी तो हम समझ जाएंगे कि मेरी मम्मी का आवाज़ है। पापा आवाज़ देंगे तो हम समझ जाएंगे कि मेरे पापा का आवाज़ है। सिस्टर आवाज़ देगी तो हम समझ जाएंगे कि सिस्टर का आवाज़ है। ठीक है, कोई बच्चा अगर आवाज़ देगी तो हम समझ जाएंगे कि बच्चा का आवाज़ है। तो गुण से पता किए ना हम, तो गुणता इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन गिरता है ना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन गिरता है तीक्ष्णता से। ठीक है, किससे गिरता है? ये तीक्ष्णता से क्वेश्चन गिरता है। ओके, कैसे गिरेगा तो समझिएगा। एक होता है अपसर्व, सर्व, एक होता है सर्व, एक होता है परासर्व। ठीक है, तीक्ष्णता को, पिच को ये 3 भागों में बांटा गया है। इसका 3 कैटेगरी होता है। पहला क्या हुआ? अपसर्व। इसकी जो आवृत्ति होती है, ठीक है, कितना हर्ट्ज होती है? तो 20 हर्ट्ज होती है। ठीक है, सर्व तरंग की आवृत्ति कैसी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेके 20 के हर्ट्ज, मतलब 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सर्व की आवृत्ति कितना होता है? तो 20,000 हर्ट्ज से लेके 20 के, मतलब 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक इसकी अच्छी होती है। ओके, और सर्व का परासर्व का बोलेगा तो तरंग दैर्घ्य कितना होता है? परासर्व का अगर बोल दिया तो इसमें कितना हो जाएगा? 20 के मतलब क्या होता है? के मतलब 1000 होता है। ठीक है, 20 के से ज़्यादा, 20 के से क्या ज़्यादा, ये कैसी तरंग है? तो ये परासर्व तरंग के अंतर्गत आते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये सर्व तरंग जो होती है, सर्व तरंग, ये हम लोग यूज करते हैं। ओके, हम लोग इसे सहन कर सकते हैं, सर्व है। ओके, हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। सर्व तरंग कौन यूज करता है? तो रेंगने वाले चीज़, जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, फिर सांप हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, तो ये सर्व तरंगे जो है ना, वो सब महसूस कर लेता है। ओके, और हम लोग सर्व तरंगे यूज कर सकते हैं। और परासर्व तरंगे कौन उत्पन्न करता है या कौन यूज करता है? तो चमगादड़ जो है परासर्व तरंगे यूज करता है और छोड़ता है। ठीक है, परासर्व तरंगे छोड़ के ना, चमगादड़ जो है परासर्व तरंग छोड़ के क्या चीज़ का पता करता है? पता है? ये रास्ता तय करता है। रास्ता तय करता है। आप बोलेंगे रास्ता कैसे तय करेगा? तो चमगादड़ अगर ऐसे ऐसे उड़ रहा है और तरंग छोड़ता है, वो परासर्व तरंग छोड़ता है, अगर परासर्व तरंग टकरा के लौट गया उसके पास, तो उसको समझ में आ जाता है कि आगे जो है वो दीवार है। ओके, और परासर्व तरंग छोड़ा और वो लौट के आर पार हो गया, मतलब आवाज़ गूंजा नहीं, बस लौट के आया नहीं, क्रॉस हो गया, मतलब परासर्व तरंग छोड़ा और आवाज़ लौटा नहीं, क्रॉस हो गया। ओके, तो चमगादड़ समझ जाते हैं कि आगे कोई दीवार नहीं है, वो आराम से फिर रास्ता तय करते हुए आगे निकल जाता है। ओके, तो समझ में आ गया होगा। तो ये सब क्या देखें हम, तो ये तरंग की विशेषता थी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और 90 डेसिबल से जो है ना ऊपर तरंगे जो होती है वो हानिकारक होती है, ये बात याद रखिएगा। फिर शोर कहलाती है। 90 डेसिबल से अगर ऊपर है तो ये शोर के अंतर्गत आता है। ओके,
ये स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये सब कंटेंट जो हम कल ही पढ़ा दिए थे, आज हम रिकॉल कर दिए। अब देखते हैं हम आगे, और आगे जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में हम लोग जानेंगे। हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती है, जैसे कि हाइपरसोनिक में क्या बोले थे हम, वस्तु की चाल अगर ज़्यादा है ध्वनि की चाल से, ध्वनि को बीजरों से नापते हैं, ध्वनि की चाल से ज़्यादा है वस्तु की चाल, ठीक है, और 5 गुना ज़्यादा है, तो इससे ना एक तरंग निकलती है, जिसे बोलते हैं शॉक वेव। क्या बोलते हैं? शॉक वेव बोलते हैं। नहीं समझे होंगे आप लोग, समझाने का फिर से प्रयास करते हैं। जैसे कि कोई मिसाइल उड़ा, सट दुकड़ एकदम उड़ा, सन्न दुकड़ उड़ा, तो पीछे से जो बवंडर आता है ना, बवंडर, उसे बोलते हैं शॉक वेव, बूम। क्या बोलते हैं? बूम। ठीक है, इस तरह से। तो समझते हैं ध्यान से। जैसे कि ये देखिए, ये हो गया ये, ठीक है, हवाई जहाज का पीछे ये उठा हुआ रहता है, और शॉक वेव जो है ये ऐसे छोटा, मान ले कि ये ऐसे छोटा, ठीक है, ऐसे कोई मिसाइल उड़ा, सट दुकड़ा एकदम ऐसे उड़ा, और ये बवंडर जो है ना पीछे से आता है ना, तो ये क्या करता है, मतलब हवाई जहाज में टकरा गया अगर ये शॉक वेव, तो ये जो ना ऐसे उलाट देता है, मतलब क्या करता है, उलाट देता है, और ये फिर क्या होता है, ये टूट जाता है। क्या होगा? टूट जाएगा। इसके आगे कोई भी चीज़ आएगा ना, बिल्डिंग उल्डिंग कुछ भी आए, ऐसा कोई कुछ भी आए, तो वो क्या होता है, वो जाके उलट जाता है। इतना तगड़ा झटका होता है इसका कि, ठीक है, इतना तगड़ा झटका होता है इसका कि एकदम उलट देता है लोग को। उसे बोला जाता है शॉक वेव। ठीक है, जो कि हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक से उत्पन्न होता है। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम क्या देखने वाले हैं, तो अब हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में जानेंगे। तो अब हम विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है, हम क्या देखने वाले हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में जानने वाले हैं। तरंग कितने प्रकार के होते थे? 2 प्रकार के होते थे ना, जिसमें कि यांत्रिक तरंग में हम पढ़ लिए सब चीज़। अब विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, समझते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है एक उदासीन, कैसी तरंग है? ये उदासीन तरंग है। ओके, कैसी तरंग है? उदासीन है। तो जैसे कि ध्वनि पढ़े ना, ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती थी ना, जैसे कि ठोस हो गया, ठीक है, द्रव हो गया, ठीक है, देखे थे ना, ठोस, द्रव, गैस देखे थे ना। तो ये सब क्या था? ये सब ध्वनि तरंग चलने के लिए माध्यम था। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग चलने के लिए जो है किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि माध्यम जो है ना इसका रुकावट बन जाता है। कैसे रुकावट बन जाता है? तो आइए जानते हैं। जैसे कि कोई लाइट जलाए, ठीक है, और जैसे कि समझिए ना, ठंड के दिनों में हम रजाई ओढ़ते हैं ना, चादर ओढ़ते हैं ना, ठीक है, तो बल्ब जला, बल्ब से रोशनी निकला, तो कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो वहाँ से लाइट निकला और चादर हम ऐसे ओढ़ लेंगे, कहीं ना कहीं ये चादर क्या हुआ? वस्तु हुआ। तो क्या देखेंगे, तरंग को जब देखेंगे, लाइट को जब देखेंगे, तो कभी कभी ना दिखाई नहीं देगा, चादर ओढ़ लेंगे दिखाई देगा, तो क्या हो गया? वो वस्तु हो गया। तो कहीं ना कहीं लाइट पे हम क्या दिए? बाधा दिए ना, तो रुकावट दिए ना, तो रोशनी प्रकाश क्या है? ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसे चलने के लिए जो है ना क्या होता है, इसे चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि माध्यम जो है इसका रुकावट बन जाता है। ओके, आपसे बोलेगा विद्युत चुंबकीय तरंग जो है कैसी तरंग है? तो एक उदासीन तरंग है। कैसी है? उदासीन है, याद रखिएगा। ओके, आपको बोलेगा कि क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत आते हैं? कभी अल्फा, बीटा, गामा ये सब देता है ऑप्शन में, तो लोग कभी कभी नहीं बना पाते हैं। ओके, तो इसका ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ट्रिक क्या है? गाय वीजू इन्फा मारे, ठीक है, गाय वीजू इन्फा मारे। तो ये सब कैसी तरंग है? ये सब गाय वीजू इन्फा मारे जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत आते हैं, और ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप समझिएगा ध्यान से।
गो से क्या हुआ, गो से क्या हुआ, गामा किरण, गो से क्या हुआ, गामा किरण। ए से क्या हुआ, एक्सरे किरण, एक्सरे किरण क्या होता है, तो ए से होता है अल्ट्रावायलेट, ए से क्या होता है, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट मतलब पराबैंगनी किरण। बी मतलब दृश्य, विजुअल मतलब दृश्य। ई मतलब इन्फ्रारे, ई मतलब क्या हुआ, इन्फ्रारे, ठीक है, इन्फ्रारे मतलब क्या हुआ, अवरक्त, अवरक्त किरण, ठीक है। और मो से क्या हुआ, माइक्रोवेव मतलब, माइक्रो मतलब सूक्ष्म किरण, कैसा हुआ, सूक्ष्म किरण, मो से माइक्रो, माइक्रो मतलब सूक्ष्म किरण, सूक्ष्म किरण। और रे से क्या हुआ, रेडियो, रेडियो तरंग, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये हम ट्रिक के माध्यम से हम देख लिए, इस तरह से होता है इसकी विशेषता। और विद्युत चुम्बकीय तरंग जो चलती है सबसे ज़्यादा किस में चलती है, तो सबसे ज़्यादा चलती है निर्वात में, ये भी याद रखिएगा, निर्वात में चलती है। इसका निर्वात में कितना इसका चार्ज हो जाता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है निर्वात में, ठीक है। निर्वात में, फिर द्रव में, निर्वात में, द्रव में, गैस में और ठोस में। ठोस में एकदम में नहीं चलता है, ओके, ठोस इसका रुकावट बन जाता है। और सबसे ज़्यादा निर्वात में इसका चाल ज़्यादा होता है, ओके। तो ट्रिक के माध्यम से समझ में आ गया आपको, आप समझते हैं ध्यान से। देखिए यहाँ से अगर इधर जाएगा ना, इसका वेधन क्षमता कम हो जाता है, वेधन क्षमता कम हो जाता है। और यहाँ से अगर इधर आएगा तो वेधन क्षमता बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया। इधर से उधर जाएगा तो वेधन क्षमता कम होगा, और वहाँ से अगर इधर आएगा तो वेधन क्षमता क्या होता है, बढ़ने लगता है, ओके। तो समझते हैं ध्यान से, क्षमता, ठीक है, वेधन क्षमता। तो समझते हैं कि वेधन क्षमता में हम क्या देखें, गामा किरण के बारे में देख रहे हैं। गामा, गामा किरण की वेधन क्षमता ज़्यादा होगी कि कम होगी, आप बताइए। तो वेधने की क्षमता जो होगी इसमें क्या होगी, भेदने की क्षमता ज़्यादा होगी, ठीक है। और गामा किरण जो है हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, तो पहुंचाएगा, ठीक है। क्या पहुंचाएगा, शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, ओके। और FCI के गोदाम में किस किरण का इस्तेमाल करते हैं, तो गामा किरण का इस्तेमाल करते हैं। FCI मतलब गोदाम में। तो सारा भारत सरकार का जो खजाना है, मतलब खजाना क्या मतलब अन्न जो होता है, गेहूँ, चावल, ये सब क्या है, FCI के गोदाम में रखा जाता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस तरह से होता है, इसमें रखाता है। तो इसमें कीड़ा मकोड़ा ना लगे इसलिए गामा किरण को छोड़ा जाता है। उसके लिए ना बहुत बड़ा मशीन लगाया जाता है, और गामा किरण ने दिखता नहीं है, उसके लिए अलग से आपको ग्लास या चश्मा लगाना पड़ेगा अलग से देखने के लिए। तो वो ना गामा किरण छोड़ने के लिए बहुत सा बड़ा मशीन लगाता है, बहुत बड़ा मशीन लगाता है, ताकि गामा किरण जो है छोड़े और कीड़ा मकोड़ा जो भी लगता है गेहूँ चावल में उसको मारे। लेकिन वो जो है ना हैवी गामा किरण नहीं छोड़ता है, बहुत कम मात्रा में छोड़ता है, ताकि सिर्फ कीटाणु को ही मारे, या मतलब सिर्फ जीवाणु को ही मारे, जो कीड़ा मकोड़ा जो लगता है उसको ही मारे, ओके। इस तरह से छोड़ा जाता है FCI गोदाम में। ये हो गया। कैंसर के इलाज में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो गामा किरण का इस्तेमाल करते हैं, ओके। रेडियो एक्टिव कैसी किरण है, तो गामा किरण है। एटम बम, अगर एटम बम फूट गया, ठीक है, तो इससे कौन सी किरण लिख लेगी, तो गामा किरण लिख लेगी, ओके। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ओके। अब हम क्या देखेंगे, तो अब हम देखेंगे एक्स किरण के बारे में, एक्स किरण के बारे में बोलेंगे, ओके। गामा किरण का खोज बोलेगा ना तो हेनरी बेकुलर बोलिएगा, हेनरी बेकुलर। और एक्स किरण का खोज बोलेगा ना तो बोलिएगा रोंटगन, ठीक है। गामा किरण का खोज हेनरी बेकुलर और एक्स किरण का खोज बोलेगा तो रोंटगन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स किरण का इस्तेमाल किस लिए होता है, समझिए, हड्डियों की जांच के लिए, ठीक है, हड्डी की जांच के लिए, जिसे बोलते हैं बोन,
ठीक है। बर्न की जांच के लिए किस किरण का इस्तेमाल करते हैं? तो एक्सरे कराते हैं ना, नहीं कहते हैं हड्डी उड्डी टूट जाता है तो एक्सरे जाते हैं, क्या जा एक्सरे करा लो। तो उसमें कौन सी किरण? तो एक्सरे किरण, ठीक है, एक्सरे किरण होती है हड्डी की जांच के लिए। और रत्नों की दरार के लिए, रत्न की दरार के लिए, जैसे कि हीरा टूट जाता है तो एक्स किरण की सहायता से जो है इसका जांच किया जाता है। और एक्स किरण का एक विशेषता जान लीजिएगा कि ये जो है ना, ये हड्डी को नहीं भेद सकता है, हड्डी को नहीं भेद पाता है, हड्डी पे जाके रुक जाता है। ओके, अब बोले कि हड्डी को नहीं भेद पाता है तो कैसे ये जांच होता है, तो समझते हैं। समझ लीजिए कि ये एक हड्डी है, ठीक है, ये एक हड्डी है। ओके, ये एक हड्डी है। तो एक्स किरण यहाँ छोड़ेंगे, एक्सरे यहाँ छोड़ेंगे, एक्स किरण छोड़ेंगे ना, तो ये हड्डी को नहीं भेद पाता, हड्डी को नहीं भेद पाता, हड्डी को पार नहीं कर पाता है, लेकिन मांस उसको जो है ना ये पार कर जाता है। तो हड्डी को तो भेद नहीं पाता है, लेकिन हड्डी को भेदेगा नहीं, ठीक है, लेकिन हड्डी अगर टूट जाएगा, हड्डी अगर ऐसे टूट गया, कहीं हाथवा ऐसे टूट गया, तो हाथ टूट जाने के बाद ये क्या होता है, ये भेदने लगता है, ये पार से ऊपार हो जाता है किरण। तो तब जाके जो है ऐसे जब देखता है ना तो पता चल जाता है कि हड्डी यहाँ पे आपका टूट गया है। समझ में आ गया, हड्डी यहाँ पे आपका टूट गया है, तो इस तरह से भेज सकता है, ठीक है। रत्नों की दरार में दांत की जांच के लिए, दांत और टूट अट जाता है तो इसके लिए जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और अब जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं पराबैंगनी किरणों के बारे में, ठीक है। किसके बारे में जानेंगे हम? पराबैंगनी किरणों के बारे में हम लोग जानेंगे। पराबैंगनी किसके हम जानेंगे? पराबैंगनी किरणों के बारे में। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, ओके, अल्ट्रावायलेट मतलब पराबैंगनी, पराबैंगनी किरण। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पराबैंगनी किरणों के बारे में हम जानेंगे, तो समझते हैं ध्यान से। पराबैंगनी किरणों, पराबैंगनी किरणों किरण जो निकलता है ये कहाँ से निकलता है? मतलब पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करती है? तो ओजोन परत करती है, ठीक है। कौन करती है? ओजोन परत करती है। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है ना। पराबैंगनी किरण अगर प्रभावित, ओजोन परत अगर नहीं होगा तो पराबैंगनी किरणों से हम लोग क्या होंगे? प्रभावित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रभावित हो जाएंगे। और में क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर हो जाता है, ठीक है। पराबैंगनी किरणों से क्या हो जाता है? त्वचा कैंसर हो जाता है, त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर हो जाएगा। अंधा और जल जिसे बोलते हैं आरओ, ठीक है, उसमें जल को साफ करने के लिए कौन सी किरण छोड़ती है? तो पराबैंगनी किरण ही छोड़ा जाता है, पराबैंगनी किरण ही छोड़ा जाता है। ओके, पराबैंगनी किरण क्या करता है? तो कीटनाशक का काम करती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखने वाले हैं दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश, दृश्य जो है ये प्रकाश का चैप्टर है, तो प्रकाश में हम जानेंगे, हम किरण के बारे में हम लोग जानते हैं। अवरक्त, इन्फ्रारेड, ठीक है। अवरक्त का काम क्या है? सीसी कैमरा में किस किरण का इस्तेमाल होता है? सीसी कैमरा में किस किरण का इस्तेमाल होगा? सीसी कैमरा में अवरक्त, जिसे बोलते हैं नाइट विजन, ठीक है। अंधेरे में देखने के लिए किस किरण का इस्तेमाल किया जाता है? और सीसीटीवी कैमरा में, ठीक है, रिमोट में किस किरण का इस्तेमाल करते हैं? तो अवरक्त किरण का इस्तेमाल करते हैं। ओके, बादल को फाड़ के देखने में किस किरण का इस्तेमाल करेंगे? तो अवरक्त किरण का इस्तेमाल करेंगे। कोहरा को फाड़ के देखने में किस किरण का इस्तेमाल करेंगे? तो अवरक्त किरण का इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे माइक्रो, ठीक है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म किरण, माइक्रो मतलब सूक्ष्म किरण के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका काम क्या है? काम है सेटअप बॉक्स हम लोग के घर में होता है ना, डिश टीवी सेटअप बॉक्स, तो उसके अंदर एक बल्ब लगा रहता है, ठीक है, बल्ब लगा रहता है, वो छोटा सा जलते रहता है। उसमें कौन सा किरण निकलता है? सेटअप बॉक्स में सूक्ष्म किरण, ठीक है। डिश टीवी में सूक्ष्म, तो कौन सी किरण? जिसे बोलते हैं ओवन, माइक्रोवेव, इसमें कौन सी किरण? तो और स्पीड गन में कौन सी किरण?
गन में कौन सी किरण? तो सूक्ष्म किरण। स्पीड गन क्या होता है? स्पीड गन क्या होता है? जैसे कि मेरे सामने से कोई मोटरसाइकिल सट दुकुर गुजरा, ठीक है, कोई बाइक लेके सट दुकुर गुजरा, तो स्पीड गन मेरे पास होगा ना, तो ऐसे हम छोड़ेंगे, ठाएँ छोड़ेंगे, तो उसके ऊपर टकरा के मेरे पास बता देगा कि वो कितना की स्पीड में वो बाइक चला रहा था। ओके, यहाँ रेडियो तरंग जो है ना, ये बहुत दूर तक जा सकता है, बहुत दूर तक जा सकता है रेडियो तरंग, ठीक है। और इसका इस्तेमाल जो है वो कौन करता है? तो इसका इस्तेमाल करता है पायलट लोग। कौन करेगा? पायलट लोग करता है, पायलट, ठीक है। पायलट लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत दूर तक ये जा सकता है। BBC होता है ना, BBC, विविध भारती, FM, रेडियो, ठीक है, ये सब जो तरंग निकलता है ना, इसी माध्यम से जो है हम लोग तक जो है सारा सीरियल, स्टार प्लस, स्टार गोल्ड, कुछ भी हो, सारा इसी तरंग की सहायता से जो है हम लोग तक जो है सिग्नल पहुंचता है, यही तरंग की सहायता से। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, और याद रखिएगा, एक बार और बोल देते हैं कि यहाँ इधर से वेधन क्षमता ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ से जैसे ऐसे जाएगा ना तो वेधन क्षमता घटेगा, और उधर से ऐसे आएगा तो वेधन क्षमता बढ़ेगा। जैसे गामा किरण का वेधन क्षमता कितना ज़्यादा कि कम? तो ज़्यादा। और रेडियो की वेधन क्षमता कम कि ज़्यादा? तो कम। ओके, ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता है, दूर तक जो है नहीं जा पाता है, इतना दूर में ही जाएगा, कम दूरी तक ही जाता है गामा किरण। लेकिन इसके अंदर भेदने की क्षमता इतना ज़्यादा है ना कि शरीर को भेदते हुए आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।